हेलो पीपल, मैं हूं भरत आचार्य। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। सो कल के लेक्चर में हमने 2024 का ईएससी पेपर सॉल्व किया था फॉर ईसीई स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर ऑल दो स्वीट मैसेजेस। अब बच्चे बोले सर हम ईई स्टूडेंट्स का भी तो सॉल्व करो। ये हो गया, आपके सामने है ईई, और दोनों का सिलेबस बहुत मिलजुलता है। तो ईसीई स्टूडेंट्स के लिए भी ईई उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वाइस वर्सा। सब्जेक्ट दोनों के लिए सेम है। अनअकैडमी में हम बैच भी कॉमन चलाते हैं। द ओनली थिंग इज ईई स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स भी होता है, तो उसके भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सीओए एज वेल एज माइक्रो प्रोसेसर्स इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर्स एक्सट्रीमली। इसमें ही देखना कितने क्वेश्चंस आए थे। और जो मेन पेपर होता है उसमें तो 20-20 मार्क के प्रोग्राम आते हैं। कोई पेपर में 2 प्रोग्राम आते हैं। 40 मार्क्स अगर करने आते हैं ऐसे यू गेट द आंसर एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड। 40 मार्क अगर हाथ में ऐसे ही आ गए, you know you already beaten so many students have gone ahead। चलो चलो चलो, अभी आगे बढ़ते हैं। सो एज यूजुअल कल के लेक्चर की तरह हर क्वेश्चन नंबर ऊपर ऊपर लिखा होएगा। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी आता है और आपको एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट 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 दबाते जाओ जब तक ये नंबर इधर चेंज नहीं होते। आई ऑल क्लियर? चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स ऑल द डेटा रिटन टू एंड फ्रॉम द मेमोरी? मेमोरी में आने जाने वाला हर डेटा कौन से रजिस्टर में स्टोर होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और स्टेटस रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर जिसको बोला जाता है एमबीआर। अब बेवकूफ होते हैं जो खाली ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्योंकि ये वापस आएगा ही नहीं। थोड़ी ना, कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी थोड़ी है, यूनिवर्सिटी पेपर थोड़ी है जो कभी क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड रिपीट होएगा। कभी नहीं होते, वे वंस इन अ ब्लू मून। प्रैक्टिकली एक्सपेक्ट भी मत करना। मगर समझदार वो होते हैं जो ये क्वेश्चन के आजू बाजू वाली हर चीज पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ट्रेंड समझ में आता है कि किस तरफ क्वेश्चंस जा रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ आएगा। इसीलिए मैं हर आंसर देने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूं, जिसमें मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बताता हूं, क्योंकि मोर चांस ऑफ दैट कमिंग इज मच हायर देन दिस इटसेल्फ कमिंग बैक अगेन। तो अब जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उस पर ध्यान देना। दिस इज अ टिपिकल सीपीयू। उसके अंदर होता है पीसी। एम ए आर, पीसी देता है एड्रेस एम ए आर को, एम ए आर पुट्स द एड्रेस ऑन द एड्रेस बस। आर यू ऑल क्लियर? फिर ये होता है डेटा बस। इसके साथ कनेक्ट होता है एम बी आर, मेमोरी बफर रजिस्टर। डेटा बस से क्या आता है? डेटा, शाबाश। और क्या आता है? इंस्ट्रक्शन। मालूम है कि नहीं, मैं प्रोसेसर हूं, ये मेमोरी है। मेमोरी में प्रोग्राम्स भी स्टोर होते हैं, डेटा भी स्टोर होता है। अगर मुझे डेटा लेना है तो भी डेटा बस से आएगा। अगर मुझे इंस्ट्रक्शन फेच करना है तो कोई इंस्ट्रक्शन बस से नहीं आएगा, वो भी डेटा बस के थ्रू ही आएगा। मतलब एनीथिंग दैट पासेस थ्रू द डेटा बस टू एंड फ्रॉम द मेमोरी हैज टू पास थ्रू एमबीआर। दैट वाज आवर आंसर, एमबीआर। और क्या क्या होता है? अगर इधर से इंस्ट्रक्शन आएगा, वापस बोल रहा हूं, डेटा बस से डेटा भी आता है, इंस्ट्रक्शन भी आता है। अगर इंस्ट्रक्शन आएगा तो वो आईआर में स्टोर होएगा, और अगर डेटा आएगा तो वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स में स्टोर होएगा। और यहां पे होता है कंट्रोल यूनिट जो कनेक्टेड होता है तीसरे बस से, विच इज द कंट्रोल बस। कलेक्टिवली इनको बोलते हैं सिस्टम बस। अभी ये चीज में मैंने 10 क्वेश्चंस कवर कर दिए, जिनमें से कोई एक आने का फुल चांस। सिस्टम बस मतलब एड्रेस डेटा कंट्रोल। एड्रेस बस में कुछ भी पास होएगा तो किसके थ्रू पास होएगा? एमएआर। डेटा बस में कुछ भी पास होएगा किसके थ्रू पास होएगा? एमबीआर। पीसी क्या है? प्रोग्राम काउंटर। व्हाट डज इट कंटेन? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। पीसी हर बार क्या होते जाता है? इंक्रीमेंट। दैट इज व्हाई प्रोग्राम गोज इन अ सीक्वेंशियल मैनर। आईआर, जब मेमोरी से हमने इंस्ट्रक्शन फेच किया तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा। जब मेमोरी से हमने डेटा लाया या डेटा भेजे तो वो जनरल पर्पस रजिस्टर से एमबीआर में जाएंगे। सो ये जनरल पर्पस रजिस्टर और एमबीआर के बीच का कनेक्शन इज फॉर डेटा, and this connection is for instruction. Are you clear? And what does cute little control unit do? Release control signals, internal control signals as well as external जो एड्रेस जो कंट्रोल बस पे जाते हैं। That's your whole control unit. Please tell me, is that clear? चलो, शाबाश शाबाश। Next, what does STA address?
stand for in 8085 microprocessor? दो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, LDA एंड STA. ठीक है, LDA stands for load accumulator, STA stands for store accumulator. इधर ध्यान दो एवरीबडी, लुक हियर. ये है accumulator, ये है मेमोरी लोकेशन 2000, ये है मेमोरी लोकेशन 3000, इसमें है 25, इसमें है 35, accumulator में है 75. अगर मैं करता हूं STA 3000, इसका मतलब क्या है? स्टोर A at the memory address 3000. मतलब ये 75 इधर आएगा और ये 35 को चेंज करके यहां पे 75 आ जाएगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ STA. सिमिलरली अगर मैं करता हूं LDA 2000, इसका मतलब है रिवर्स. लोड A will get the data from the location 2000. लोकेशन 2000 में है 25, दिस विल कम इन A. ये 75 रिप्लेस होके यहां पे 25 आ जाएगा. दिस इज LDA, दिस इज STA. प्लीज टेल मी दोनों क्लियरली समझ में आए? तो अब ये चारों स्टेटमेंट पढ़ो और बोलो क्या है. व्हाट डज STA स्टैंड फॉर? कॉपी द डेटा बाइट at the memory location specified by this 16-bit address into the accumulator. ये बोलते हैं मेमोरी का डेटा अक्यूमुलेटर में डालो. अरे मेमोरी का डेटा अक्यूमुलेटर में डालने को LDA बोलते हैं. ये तो LDA है, STA थोड़ी है. बोलो, बात समझ में आया? कॉपी द डेटा फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन. बड़ा वेग है. सोर्स टू डेस्टिनेशन तो हर डेटा ट्रांसफर कोई सोर्स से कोई डेस्टिनेशन पे डालते हैं, तो ये तो वेग है, इसने कुछ बराबर बात बोली नहीं. कॉपी द डेटा फ्रॉम डेस्टिनेशन टू सोर्स, वापस वेग है. copy the data from the accumulator to the memory location specified by the address. Copy the data from the accumulator to the memory location specified by the address. This, my friend, option D is what is STA 16-bit address, STA 3000. Are you clear? Chalo, next. During serial transmission, a group of 512 sequential 12-bit data words is transmitted in 0.016 seconds. What is the speed of transmission? Speed हमेशा kbps या bps या mbps में दिया जाता है, मतलब how many bits per second. ये बोल रहे हैं इतना डेटा इतने सेकंड्स में ट्रांसफर हुआ तो कितना डेटा 1 सेकेंड में ट्रांसफर होएगा, बिकॉज दैट बिकम्स द ट्रांसमिशन स्पीड, बिट्स पर सेकेंड. आर यू क्लियर? आई ट्रांसमिटेड 5 बिट्स and it took me 5 seconds. That means I transmitted 1 bit per second. बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? तो ये बता रहे हैं कितना डेटा ट्रांसमिट हुआ कितने टाइम में. कितना डेटा ट्रांसमिट होएगा 1 सेकेंड में. ये तो सिंपल एल्जिब्रा हो गया, ये तो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे कर लेंगे. x इधर आएगा, सेकेंड इधर आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा. x विल बी दिस. तो ये जो डेटा है उसको डिवाइड करो बाय दिस टाइम. कितना डेटा है? 512 सीक्वेंशियल 12 बिट वर्ड्स, मतलब 512 वर्ड्स, हर वर्ड 12 बिट का है. ये ट्रांसमिट हुआ कितने टाइम में? 0.016 सेकेंड्स में. तो कितना डेटा एक सेकेंड में ट्रांसमिट होएगा? x will be equal to 512 multiplied by 12 divided by 0.016. come on. अरे किधर है? all calculator 512 multiplied by 12 divided by क्या था? 0.016 is equal to 384,000. मतलब 1000 मतलब k. 384 k bits per second, 384 kbps. That is your answer. Wasn't this like too simple? बोल रहे हैं इतना डेटा ट्रांसमिट हुआ, बोल रहे हैं इतने सेकंड्स लगे, तो कितना डेटा 1 सेकंड में हुआ? व्हाट इज द रेट? डेटा पर सेकंड. बस इसको इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ गया. बच्चे करते नहीं है, देखते सीरियल ट्रांसमिशन ग्रुप ऑफ 12, ये सब देख के डर जाते. डरना नहीं है, डरना बंद करो, सब बहुत आसान है. नेक्स्ट.
द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्क प्रोसेसर। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये मैंने पढ़ाने के टाइम पे क्लियरली बहुत टाइम स्पेंड किया। जो हमारे अनअकैडमी के बैच में थे, मैंने फुल एक बैच लिया था ईएससी का, जिसमें ईसीई और ईई दोनों के स्टूडेंट्स बैठे थे, और जो माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट था वो स्पेशली ईई के लिए किया था। टोटल हमने कुछ 42 लेक्चर्स लिए, क्योंकि हमको ये पूरा पार्ट कंप्लीटली कवर करना था। जैसे मैं गेट सीएसआईटी के लिए लेता हूँ सीओए, तो उसमें 40 लेक्चर्स होते हैं, इसमें 42 थे, इंक्लूडिंग पेपर सोल्यूशन, इंक्लूडिंग सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ गेट, कि कभी लेवल बढ़ सकता है कि नहीं। स्टूडेंट जो इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, दे शुड बी, मेरा सब्जेक्ट तो कॉमन है, कॉन्सेप्ट्स कॉमन है, खाली माइक्रो प्रोसेसर गेट में नहीं है, बाकी सीओए तो पूरा सेम है। तो सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और सब टॉपिक्स पढ़ा दिए। पढ़ाने के टाइम पे मैंने क्लियरली बोला था, रिस्क और सिस्क को बहुत अच्छी तरह से करके जाना। कल भी ये बात मैंने प्रूव की थी, 2 क्वेश्चंस आए थे, इसमें भी 2 क्वेश्चंस आए हैं रिस्क और सिस्क पे। 1 मिनट में कंपैरिजन पूरा बता रहा हूं, सो दैट कोई भी क्वेश्चन आए आप आंसर कर पाओगे। रिस्क इज रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, सिस्क इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। रिस्क में सारा ऑपरेशन रजिस्टर्स पे होता है, सिस्क में ऑपरेशन रजिस्टर्स पे भी होता है, मेमोरी पे भी होता है। अभी ये सब रिस्क के पॉइंट्स है, ये सब सिस्क के पॉइंट है, बार बार रिस्क सिस्क नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो रिस्क में, बिकॉज ऑपरेशन इज ऑन रजिस्टर्स, वी नीड लॉट्स ऑफ रजिस्टर्स, वी नीड लेस रजिस्टर्स, we need very few addressing modes, we need lots of addressing modes, we need less instructions, we need more instructions, क्योंकि ऐड खाली एक टाइप का नहीं होएगा, ऐड सब टाइप का होएगा, रजिस्टर विथ रजिस्टर, रजिस्टर विथ मेमोरी, मेमोरी में सब टाइप के एड्रेसिंग मोड्स के साथ होएगा, इमीडिएट रजिस्टर, रजिस्टर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 10 टाइप के ऐड, 10 टाइप के सब्ट्रैक्ट, 10 टाइप के मल्टीप्लाई, उसकी वजह से इंस्ट्रक्शन सेट बड़ा हो जाता है। रिस्क का इंस्ट्रक्शन सेट छोटा है, सिस्क का बड़ा है। रिस्क के इंस्ट्रक्शन सिंपल है, सिस्क के कॉम्प्लेक्स है। रिस्क में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट फिक्स्ड होता है, सिस्क में वेरिएबल होता है, क्योंकि अभी बोला 10 टाइप के ऐड होंगे। इंस्ट्रक्शन साइज फिक्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन साइज वेरिएबल होता है, जिसके वजह से फेचिंग टाइम कांस्टेंट होता है, फेचिंग टाइम वेरिएबल होता है, जिसके वजह से पाइपलाइनिंग बहुत स्मूथ चलता है इन अ रिस्क प्रोसेसर। पाइपलाइनिंग में बहुत बबल्स आते हैं इन अ सिस्क प्रोसेसर। सो फास्टर, स्लोअर, रिजिड, फ्लेक्सिबल, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, क्योंकि सिंपल इंस्ट्रक्शंस है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। मैं बोल सकता हूं, बहुत सारे पॉइंट्स बोल सकता हूं, मैं जितने बोले इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। पिछला 1 मिनट तक रिवाइंड करके वापस देखो, रिवाइंड करके वापस देखो, दिमाग में ये डिस्टिंग्विश फिक्स कर दो। हर पेपर में कम से कम एक, मैनी पेपर्स में 2 क्वेश्चंस आते हैं रिस्क और सिस्क पे। ये पूरे हमारे जेब में होने चाहिए, ये मार्क्स हमको चाहिए, ठीक है। ये 1 मिनट के अंदर हमारे ये 2 क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। बस 4-5 बार बैक बटन दबाओ, ये डिस्टिंग्विश देख लो बराबर से। So consider the following characteristics for CISC processor. Which one of the above characteristics is or are not correct? ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले हर कैरेक्टरिस्टिक के बाजू में लिखेंगे कि ये सिस्क का है कि रिस्क का है, ठीक है। Is having a small number of instructions. अभी अभी पूरा बोला था, अब आंसर करो खुद, कम ऑन। किसमें कम इंस्ट्रक्शंस लगते हैं? रिस्क, ये रिस्क का प्रॉपर्टी है, सिस्क का नहीं है। हैविंग लेस एड्रेसिंग मोड्स, किसमें कम एड्रेसिंग मोड्स लगते हैं? रिस्क, शाबाश शाबाश। Most instructions can manipulate operands on memory. This is CISC. CISC is a memory-based processor and RISC is a register-based processor. कंट्रोल यूनिट इज माइक्रो प्रोग्राम, खाली सिस्क में माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होता है, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। रिस्क इज रिजिड, प्लस इट इज सिंपल इंस्ट्रक्शंस, तो वो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट कर लेते हैं और उसके वजह से बहुत फास्ट होता है उसका डिकोडिंग। सो कंट्रोल यूनिट इज माइक्रो प्रोग्राम, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्क। तो पूछा है विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट करेक्ट फॉर सिस्क। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये दोनों रॉन्ग है। सो 1 and 2, 1 and 2 मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज योर आंसर, ठीक है। यस, समझे ना, खाली वही आंसर नहीं बोल रहा हूं बेटा, खाली वही आंसर बोलने के लिए आपको मैं क्यों चाहिए? 10 वेबसाइट्स है, 10 वीडियोस है यूट्यूब पे जो आंसर्स बोलते हैं। कभी कभी देख के इतना अजीब लगता है, क्या बोल रहे हैं। आई एम नॉट हियर टू इंसल्ट एनीबॉडी, मैं कोई टीचर का नाम नहीं लूंगा, दैट्स नॉट मी। कोई एक मिस्टेक करता है वो भी चलता है, इंसान है, टीचर्स भी इंसान है, एक आध मिस्टेक हो जाती है, इंसान ही है। मगर जब कोई पूरा लेक्चर
रबिश बोल रहे हैं तो फिर देख के लगता है ये क्या कर रहे हो यार, चीटिंग ही करनी है, कोई और काम करो, एजुकेशन जैसे प्रोफेशन में क्यों आए हो। पूरा लेक्चर गलत, हर चीज हर बात बोली हुई गलत। मतलब ऐसी चीज है 4K इंटू 8, ये है मेमोरी साइज। प्लीज बोलो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 4K लोकेशंस ईच ऑफ 8 बिट्स, है कि नहीं। मैंने सुना ये एड्रेस बिट्स है, रियली ये एड्रेस बिट्स है। 4K एड्रेस बिट्स होते हैं किसी में, पूरे दुनिया भर के मेमोरी को कनेक्ट करने के। 4K एड्रेस बिट्स, कितने एड्रेस बिट्स है ये, कितने बिट का एड्रेस है, 2 इंटू 2 12 बिट का एड्रेस है। 4K एड्रेस बिट्स नहीं होते और 8 बिट का डेटा होता है। मतलब और वो गलत चीज बोलने के ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि गलत अभी बोल दिया तो फिर उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा ना। दे दिस प्लेस, टीचर की गलती हो ना हो, स्टूडेंट्स की भी गलती होती है। सही रिसोर्स से पढ़ो, आपके पास उतना दिमाग है। कोई जब बोलते सुनने में से समझ में आता है कि वो बेवकूफ बना रहे हैं या उनको सच्ची में मालूम है सब्जेक्ट क्या है और वो किस लेवल के डेप्थ तक एक्सप्लेनेशन देते हैं। बच्चे भी देखते हैं ऐसे में डर लगता है क्या सीख रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। कोई एक किसी एक का सुन, 1 मिनट लूंगा खाली, 1 मिनट का डिटूर है, सुन के इतना अजीब लगा। इंटरनेट कम्युनिकेशन इज एनालॉग, really. Either you're a scientist or you're an inventor or you're just speaking nonsense. The whole internet connection is digital. फिर उसके ऊपर बोला modem converts digital to analog and the reverse modem converts analog to digital. I was like ये क्या है, क्या बोल रहे हो। It was a lady teacher. I will not take names. I'm not here to. This is not a personal attack on anyone. I'll never do it. I've been in this profession for 25 years. कभी कोई टीचर का नाम नहीं लिया है। I'm not. This is not personal. But यार ऐसे तो मत बोलो कि तुम बच्चों को कुछ भी नॉनसेंस पढ़ा रहे हो और बच्चे हाँ बस ठीक है बना हुआ है वीडियो तो देख रहे हैं। द होल इंटरनेट कम्युनिकेशन इज डिजिटल। अ मॉडेम डजंट कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग। व्हाट अ मॉडेम डज इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। जो है, जो पूरा सिग्नल डिजिटल है मगर वो वीक सिग्नल होता है, उस पे कैरियर ऐड होता है, वेट ऐड होता है सिग्नल पे कि वो ट्रेवल करे और जो रिसीवर है वो कैरियर को निकालता है। आर यू क्लियर? दैट्स कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। वो दोनों का वर्ड का जॉइंट इज मॉडेम, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। एनीवे, और ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। मैं तो माइक्रो प्रोसेसर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, एम्बेडेड सिस्टम्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, सी प्रोग्रामिंग ये पढ़ाता हूँ। ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं, बट इतना तो नॉलेज है ना। एंड यू सी, एनीवे चलो सॉरी, मैं बोला था मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। चलो अभी आ जाओ। In which of the following processors the designer can easily add new instructions without changing the architecture? बोलो, फ्लेक्सिबल कौन सा है, रिस्क या सिस्क? सिस्क। उसमें कौन सा कंट्रोल यूनिट होता है? माइक्रो प्रोग्राम। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में डिकोडिंग माइक्रो प्रोग्राम से होता है। तो अगर नया इंस्ट्रक्शन ऐड हो गया कोई बात नहीं, हार्डवेयर को हाथ ही नहीं लगाना है, माइक्रो प्रोग्राम चेंज करना है। वेर एज हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट में डिकोडिंग के लिए सर्किट बनाया होता है। स्टेट टेबल मेथड, डिले एलिमेंट मेथड, सीक्वेंस काउंटर मेथड, ये 3 मेथड से कंट्रोल यूनिट बनते हैं, उसका फिजिकल सर्किट बनते हैं। अब अगर एक नया इंस्ट्रक्शन ऐड होएगा सर्किट चेंज करना पड़ेगा, तो हार्डवेयर में चेंज आएगा। सो where can you add new instruction easily without changing hardware? This is possible only in CISC. आपके पेपर में यही क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है इन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट और इन हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, और बोथ और नन। आंसर वही है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, क्योंकि CISC यूजेस अ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। आर यू क्लियर? माइक्रो प्रोग्राम्स के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है? सीरीज ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस करस्पॉन्डिंग टू वन पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। वो डिटेक्ट कैसे होता है? फ्रॉम द ऑपकोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एवरी इंस्ट्रक्शन हैज अ यूनिक ऑपकोड, every instruction has a unique microprogram. The opcode identifies the address of the microprogram. सारे इंस्ट्रक्शंस के माइक्रोप्रोग्राम्स किधर स्टोर होते हैं? कंट्रोल मेमोरी के अंदर। कंट्रोल मेमोरी खुद किधर होता है? कंट्रोल यूनिट के अंदर। यस, एवरीबडी क्लियर? चलो एवरीबडी क्लियर, चलो पे अटेंशन हियर। Which one of the following is used to increase the performance of a processor? Come on, come on. अभी थोड़ी देर पहले ये टॉपिक डिस्कस हुआ था रिस्क के कंपैरिजन में। परफॉर्मेंस किससे इंक्रीज होता है? पाइपलाइनिंग से। पाइपलाइनिंग का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन के अलग अलग स्टेजेस ले लो, ओवरलैप कर दो, फेच डिकोड एग्जीक्यूट। ऐसे नहीं कि एक ही इंस्ट्रक्शन फेच डिकोड एग्जीक्यूट एक टाइम पे हो रहा है, ऐसे नहीं है। पहला इंस्ट्रक्शन फेच होएगा, फिर जब वो डिकोड हो रहा है अगला फेच होएगा, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है दूसरा डिकोड होएगा, तीसरा फेच होएगा। इसको बोलते हैं पाइपलाइनिंग। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि जब कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं, जो सीमेंट मूव होता है,
एक इंसान ट्रक से सीमेंट लेके बिल्डिंग तक नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगेगा। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, समझा कि नहीं? उसके बदले वो लोग ह्यूमन चेन बना देते हैं। इसने लिया, नेक्स्ट को पास किया, इसने लिया, नेक्स्ट को पास किया, नेक्स्ट को पास किया। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन प्रोसेस को डिवाइड करते हैं इनटू सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिट्स और उसको ओवरलैप कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग। टू स्टेज पाइपलाइन, फेच, डिकोड, थ्री स्टेज पाइपलाइन, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फोर स्टेज पाइपलाइन, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, एटसेट्रा। अलग अलग लेवल्स होते हैं। पाइपलाइनिंग परफॉर्मेंस कैसे मिलते हैं, स्पीड अप कैसे मिलते हैं? k plus n minus 1 is the number of stages for a pipeline processor. k into n is for a non pipeline processor. ये रेशियो पे हमको स्पीड अप मिलता है। ऑल टाइम k into n डिवाइड बाय k plus n minus 1. हैजर्ड, पाइपलाइनिंग के ड्रॉबैक्स बोलो। ये सब क्वेश्चन है, थोड़ी ना ये वापस रिपीट होएगा। मैं ये बहाना ले रहा हूं कि ये ट्रेंड समझने के लिए कि वो ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो पाइपलाइनिंग के ड्रॉबैक्स बोलो, जिसको हैजर्ड्स बोलते हैं, हजार्ड कोई बोलते हैं। हैजर्ड्स, व्हाट आर द हैजर्ड्स? डेटा हैजर्ड, कंट्रोल हैजर्ड, स्ट्रक्चरल हैजर्ड। डेटा हैजर्ड मतलब डेटा डिपेंडेंसी। अगला इंस्ट्रक्शन पिछले इंस्ट्रक्शन के डेटा पे अगर डिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं डेटा डिपेंडेंसी। वो तीन फॉर्म में होता है, रॉ, वो और वॉर। उतना डिटेल में आपके लिए नहीं है, वो CSIT के लिए, मगर एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए डेटा डिपेंडेंसी क्या होती है। फिर उसका सोल्यूशन होता है ऑपरेंट फॉरवर्डिंग। कंट्रोल हैजर्ड, कंट्रोल हैजर्ड मतलब ब्रांचिंग। पाइपलाइन में हम आगे के इंस्ट्रक्शन को फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट करके रख देते हैं, अज्यूमिंग प्रोग्राम विल गो सीक्वेंशियल। मगर अगर प्रोग्राम ने जंप ले लिया, जैसे हम कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आगे का पार्ट बफर में आके स्टोर हो जाता है ना, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं हम सीक्वेंशियल जा रहे हैं, मगर हमने जंप करके आगे चले गया, तो जो भी बफर में आ गया उसका कोई फायदा नहीं है, और फिर वापस बफरिंग होती है। दैट इज ब्रांचिंग, दैट इज कंट्रोल हैजर्ड। और तीसरा है स्ट्रक्चरल हैजर्ड। हम फेच और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दोनों के लिए बस लगता है। अगर दोनों के लिए बस लगेगा तो दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि एग्जीक्यूशन के लिए बस नहीं लगना चाहिए, विच मीन्स एग्जीक्यूशन रजिस्टर्स पे होना चाहिए, विच मीन्स रिस्क प्रोसेसर इज बेटर। दैट इज वाई रिस्क प्रोसेसर्स गिव बेटर पाइपलाइनिंग as compared to CISC processors. Come on, anyway. So the concept that makes a processor faster is pipelining. Sequencing क्या है? Sequencing is instruction sequencing, but this is not the answer. Answer is pipelining. Scheduling तो scheduling algorithms होते हैं, process scheduling होते हैं, अलग अलग चीजों की scheduling होती है। Shortest job first, first in, first out, मालूम है ना उसे? That is again not my subject, that is OS, but I teach embedded systems. Very simple. RTOS is very similar to normal OS, तो मालूम है, इसके लिए बता रहा हूँ। स्पूलिंग, स्पूलिंग वो होता है जैसे बफरिंग। मतलब अगर मेरे को प्रिंटर को प्रिंट से प्रिंटिंग करानी है, मैं प्रोसेसर हूँ, मैं तो बहुत फास्ट हूँ, अगर प्रोसेसर हूँ मैं, प्रिंटर थोड़ी मेरे स्पीड पे काम करता है। तो मैं अगर उसको एक एक बाइट भेजूं, तो मेरे को उसके स्पीड पे भेजना पड़ेगा, तो प्रोसेसर बहुत स्लो हो जाएगा। तो उसके बदले प्रोसेसर एक पेज का डेटा भेज देते हैं, प्रिंटर के अंदर एक बफर होता है, उसमें स्टोर होता है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्पूलिंग। So that is not making the processor faster. What is वो तो खाली प्रोसेसर का टाइम वेस्ट होने से बचा रहे. It's not making the processor any faster. To increase the performance of a processor, the trick uses pipelining. Which one of the following buses is designed to improve the bandwidth and latency, decrease the latency? मतलब improve latency, ये क्या हो गया? Decrease the latency. Latency मतलब क्या? Time between giving the request and getting the data. So वो जितना decrease होएगा उतना speed बढ़ेगा, bandwidth उतना बढ़ेगा, उतना data we can handle together. In computer systems, किस में bandwidth और latency better होता है? PCI bus. पहले 1 मिनट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये सब बसेस क्या होते हैं। ओरिजिनली माइक्रो प्रोसेसर के बसेस पे डिवाइसेस कनेक्ट होते थे। 8085 आया, 16 बिट एड्रेस बस, 8 बिट डेटा बस, रीड राइट IO स्लैश एम्बार कंट्रोल सिग्नल्स, तो इस पे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। फिर 8086 आया, एड्रेस बस बड़ा हो गया, डेटा बस बड़ा हो गया। आप रैम मैन्युफैक्चरर हो, आप एक कंपनी हो जो रैम बनाती है। सोचो आपको कितना, आपका कितना नुकसान होगा। बसेस चेंज हो गए, अब सारे कनेक्शन वापस आपको चेंज करने हैं, मतलब आपका जो स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक अभी 8086 के साथ नहीं चलेगा। चलो, रैम तो रैम है, फिर भी चलो उसको प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्शन लगता है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये बोलेंगे अरे ये सब मैन्युफैक्चरर बोले, तुमने 8085 से 8086 पे आ गए, बसेस चेंज किया, हमसे मीटिंग नहीं की, हमको बोला नहीं, हमारे सारे डिवाइसेस के इंटरफेस अभी यूजलेस हो गए, हमको ये सब जो गोडाउन में इतने माल बना के रखा है सब स्क्रैप करना पड़ेगा, क्योंकि 8086 में चलेगा ही नहीं। जैसे जब नया आईफोन आता है, तो मेरे आंखों के सामने मेरा फोन है, उसका कवर है, वो देख के मैं कोई एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, वो सारे कवर्स फिर यूजलेस हो जाते हैं अगर उसका कटआउट का शेप अलग होता है। सेम बात। फिर तो ये 8086 के साथ हुआ, फिर 186 के साथ हुआ, फिर 286 के साथ हुआ। एक पॉइंट पे आके ये पूरा पेरिफेरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने साथ में आके हाथ ऊपर कर लिया, बोला ये नहीं चलेगा।
प्रोसेसर चेंज होता है, बस चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे डिवाइसेस वेस्ट हो रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उसका सोल्यूशन निकला कि बीच में एक इंटरफेस बस बना देंगे। प्रोसेसर वो इंटरफेस बस पे कनेक्ट होगा यूजिंग अ ब्रिज, एक ब्रिज रखेंगे और सारे डिवाइसेस अब ये इंटरफेस बस के हिसाब से बनेंगे। सो दैट प्रोसेसर चेंज भी हुआ तो प्रोसेसर और ब्रिज चेंज होएगा, ये दोनों प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर बनाएगा, यानी कि इंटेल बनाएगा। मगर जो बाकी के डिवाइस है, इंटेल थोड़ी कीबोर्ड बनाता है, वो तो दूसरे कंपनीज बनाते हैं, प्रिंटर एटसेट्रा। तो ये जो पेरिफेरल इंडस्ट्री है, इन्होंने हाथ ऊपर करके बोला स्टैंडर्ड बस बनाओ। तो उधर से कॉन्सेप्ट आया इंटरफेस बसेस का। पहले आया आईएसए, जिसका नाम ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एसोसिएशन आर्किटेक्ट, आई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, वोंट रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ ए, हु कैres, बट बेसिकली वो बस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बस था, इसके लिए ऐसे उसको बोलते हैं, आर्किटेक्चर ही होएगा। तो वो पहला बस बना था। उसके बाद आया ईआईएसए, जो उससे एक्सटेंडेड, मतलब वो 8 बिट से 816 के बीच में घूम रहा था, ये 1632 के बीच में घूमा, मतलब साइज बढ़ा दिया, तो बैंडविड्थ थोड़ा सा बढ़ा, ज्यादा नहीं। फिर वीसा, ये तो वीडियो बस था, अगर मालूम होगा तो। अभी आज क्या है, सब कुछ यूएसबी पे कनेक्ट होता है, तो आज आप इन्हें ये सब देखा नहीं है, मगर अगर अपने पेरेंट्स से पूछो, कंप्यूटर में पहले पुराने जमाने में बहुत सारे अलग अलग पोर्ट्स होते थे। ये कीबोर्ड का पोर्ट है, मतलब इधर खाली कीबोर्ड कनेक्ट होएगा। ये प्रिंटर का पोर्ट है, खाली प्रिंटर कनेक्ट हो सकता है और कुछ नहीं। मॉनिटर का, तो जो मॉनिटर का जो पोर्ट होता था ना, उसका जो बस होता था, दैट इज वीसा बस। और पीसीआई, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस बस, जब ये आया तो इसने तहलका मचा दिया, क्योंकि इसका बैंडविड्थ, इसका बस साइज, इसका फ्रीक्वेंसी सुपर हाई था, जिसके वजह से it gave tremendous performance. Are you clear? So the answer over here is PCI bus. PCI bus पढ़ना, not just for this, जब इंटरव्यू के लिए जाओगे PCI बस पढ़ना। DDR, DDR stands for डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट रैम का मतलब है, नॉर्मल रैम एक पल्स में एक डेटा ट्रांसफर करता है, एक पल्स में एक डेटा ट्रांसफर करता है। डबल डेटा रेट एक पल्स में दो डेटा ट्रांसफर करता है, राइजिंग एज फॉलिंग एज, राइजिंग एज फॉलिंग एज, राइजिंग एज फॉलिंग एज, तो उसका रेट है, डेटा रेट डबल हो जाता है, दैट्स कॉल्ड डीडीआर। तो अगर 100 मेगाहर्ट्ज क्लॉक है, एक सेकंड, बार बार कॉल आ रहा है, एक सेकंड। डब्बू, आई एम इन अ लेक्चर, आई एम रिकॉर्डिंग समथिंग, आई एम रिकॉर्डिंग समथिंग इन अ लेक्चर बेबी, बार बार, आई एम इन अ लेक्चर, आई एम रिकॉर्डिंग समथिंग। या ओके। सो 100 मेगाहर्ट्ज का अगर क्लॉक हो, तो 100 मेगाहर्ट्ज को हम 200 मेगाहर्ट्ज समझेंगे। क्यों? क्योंकि क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज का है, मगर डीडीआर का मतलब ही ये है कि वो क्लॉक के डबल स्पीड पे चलता है, क्योंकि वो एक एक एज को ट्रिगर मानते हैं, एक एक पल्स को ट्रिगर नहीं मानते। तो मतलब हमारा इफेक्टिव क्लॉक हुआ 200 मेगाहर्ट्ज का। एंड 64 बिट डेटा बस, डेटा बस 64 बिट का है, मतलब वो एक टाइम पे 64 बिट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। 64 बिट्स मतलब 8 बाइट्स। प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ट्रांसफर रेट? लाइक कम ऑन, ये तो ओरल आंसर हुआ ना। 8 बाइट्स एक टाइम पे, क्लॉक स्पीड है 200 मेगाहर्ट्ज, मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 200 इज 1600 मेगा बाइट्स पर सेकेंड, 1600 एमबीपीएस। ओरली आंसर है, मैं तो आपको सिखा रहा हूं, इसके लिए ये सब बोला। अगर मुझे या मेरे स्टूडेंट्स को ये सॉल्व करना था, देखते ही आंसर बोलेंगे। डीडीआर है मतलब 100 को 200 गिरने का, 64 बिट्स है मतलब 8 बाइट्स, 200 इंटू 8 बाइट्स इज 1600 बाइट्स। मेगा है मतलब 1600 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, 1600 एमबीपीएस। आर यू क्लियर? और बेटा इस पे ध्यान देना, कैपिटल बी का मतलब होता है बाइट्स, स्मॉल बी का मतलब होता है बिट्स। इस पे ध्यान देना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, मगर इसी में ये दे कुड हैव बीन वेरी कनिंग ओवर हियर विद 1600 एम, छोटा बी पीएस भी लिख सकते थे, फिर पता चलता जिसको ये नहीं मालूम है। तो ये होता है बाइट और ये होता है बिट्स पर सेकेंड, छोटा बी। अरे ये क्या आ गया? How many pages are there in the disk if the capacity of a virtual disk is 2 MB and each page is 2 KB? I swear to you. एक second, 1 second, come on, give me the answer. 1K, 1024 is the answer. Come on. It's, I can't believe it. ये question है. Virtual disk, virtual memory is divided into pages. Virtual memory का size क्या बोला है? Virtual memory is of
2 MB. Okay. Page is of 2 KB. Okay. How many pages are there? Like how simple you want the paper to be? 2 MB divided by 2 KB. B 2 cancel, M divided by K. What is M? K into K, which means the answer is a K. What is a K? 1024. 1024 is your answer. Is that clear? देखा, ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो देखते ही 1 सेकेंड में आंसर देते हैं. इन पे कैपिटलाइज करो, क्योंकि इससे टाइम बचता है टू सॉल्व वो क्वेश्चन जिनमें सच्ची में टाइम लगता है. आज ही आएगा एक, इसमें तो थोड़ा टाइम लगता है, एक आएगा पेजिंग वाला क्वेश्चन. कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा टाइम लगता है. आई मीन मैं भी खुद देखूंगा आपके सामने लाइव रिकॉर्डेड, बट द यूट्यूब सेकंड काउंटर इज देयर ना, हम भी देखेंगे. मुझे भी अगर वो करना है तो कितना टाइम लगता है. सो देर आर सम क्वेश्चन जिसमें टाइम लगता है एंड देर इज नो शॉर्टकट टू दैट, तो करना ही पड़ता है. तो जो क्वेश्चन जल्दी हो सकते हैं उस पर कैपिटलाइज करो. हम आ गए वापस ईसीई पे. कब आए वापस? हाँ आए, अभी आए. तो ईई का ये पेपर खत्म हो गया, अभी ईसीई पे चालू हो जाते हैं. कम ऑन, व्हाट करूं ना, एक और पेपर करूं ना. व्हाट आर द ओवरऑल क्लॉक साइकिल्स, ओवरऑल सीपीयू सीपीआई क्लॉक्स पर इंस्ट्रक्शन for a machine A for which the following performance measures were recorded while executing a set of benchmark programs. Assume the clock rate of the CPU is 200 megahertz. मतलब anybody knowing this knows ये फालतू में दिया है. हमको पूछा हुआ है what is एवरेज सीपीआई. उसमें क्लॉक रेट का क्या लेना देना है? एवरेज सीपीआई का मतलब एक इंस्ट्रक्शन को कितने क्लॉक्स लगते हैं, क्लॉक रेट से क्या करना है उसका. तो ये तो देखते ही समझ में आता है इसका कोई काम नहीं है. एग्जीक्यूशन ऑफ 100 इंस्ट्रक्शंस, चलो ठीक है, ये काम का है. सीपीआई का मतलब क्या? गिनो टोटल कितने क्लॉक्स लगते हैं सबको मिला के, डिवाइड करो बाय टोटल इंस्ट्रक्शंस, मिल जाएगा क्लॉक्स पर इंस्ट्रक्शन. तो उसमें 100 इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है. अभी उन्होंने किया क्या है, उन्होंने बताया कौन से टाइप के इंस्ट्रक्शन, उनका वेट क्या है, मतलब क्या परसेंटेज से वो आए हैं प्रोग्राम में, और हर टाइप का इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल्स लेते हैं. टोटल कितने इंस्ट्रक्शन है? 100. सो 38% मतलब 38 इंस्ट्रक्शन है आउट ऑफ 100. 15 बराबर ना. 100 इंस्ट्रक्शन है, 38% मतलब 38 इंस्ट्रक्शन, 15 इंस्ट्रक्शन. तो मैं निकाल रहा हूं, समझा कि नहीं? मतलब हम देखेंगे नहीं, परसेंटेज नहीं दिखेंगे, वील जस्ट लुक एट दिस. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एएलयू के 38 इंस्ट्रक्शन है, उसको एक साइकिल लगते हैं. लोड स्टोर के 15 है, उसको 3 साइकिल लगते हैं. ब्रांच के 42 है, उसको 4 साइकिल लगते हैं. और बाकी के 5% है जिसको 5 साइकिल लगते हैं. तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, सबको ऐड करो. तो उससे हमको क्या मिलेगा? टोटल कितने साइकिल लगते हैं. समझा ना? 38 इंस्ट्रक्शंस को, 38 इंस्ट्रक्शंस को 1 साइकिल लगा, प्लस 15 इंस्ट्रक्शन को 2 साइकिल लगा. अच्छा, 2 नहीं 3, सॉरी. प्लस 42 इंस्ट्रक्शंस को 4 साइकिल लगा, प्लस 5 इंस्ट्रक्शंस को 5 साइकिल लगा. तो इतने टाइम में हमारे कितने इंस्ट्रक्शन हुए? 100. तो एक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगेगा? दिस डिवाइड बाय 100. मतलब ये सबको 100 से डिवाइड करो, मतलब ये होगा 0.38, 0.15, 0.42 एंड 0.05. समझा? दिस इज योर आंसर. समझा कि नहीं समझा? इतने इंस्ट्रक्शंस, इतना टाइम लिया 100 इंस्ट्रक्शंस ने, तो एक इंस्ट्रक्शन को कितने साइकिल्स लगेंगे? दिस होल टाइम डिवाइड बाय 100. दिस होल टाइम डिवाइड बाय 100 मतलब हर रेशियो को 100 से डिवाइड करो. ये पॉइंट 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 हो गए. अब तो बड़ा क्यूट हो गया, फटाफट करते हैं इसको. ये इधर ही कर लेते ना. 0.38 प्लस 0.45 प्लस 1.68 बराबर ना. 0.4 इंटू 4 इज 1.6 पॉइंट, बराबर ना. एंड प्लस 0.25. 5 plus 8 13. Okay, 8 plus 8 16, 26. 26 ना, हाँ 20 से आइए 4 ये बराबर. So 8 plus 8 16, 26. So ये 6 carry 2. 3 plus 2 5 plus 4 9 plus 6 15 plus 2 17. 7 carry 1. 1 plus 1 2. 2.76. 2.76. Are you clear? What are the number of bits in the main memory address for a system having the following specification? Mapping, cache mapping याद है ना?
ये होता है कैश मेमोरी, ये होता है मेन मेमोरी डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू सेट्स। मेन मेमोरी एड्रेस होता है सेट ब्लॉक लोकेशन। तो हमको पूछा हुआ है मेन मेमोरी एड्रेस का साइज क्या है। मेन मेमोरी का एड्रेस का साइज या तो सेट ब्लॉक लोकेशन से निकाल सकते हैं, या तो सिंपली अगर मेरे को मेन मेमोरी का साइज मिल गया तो मेन मेमोरी के एड्रेस का साइज मिल जाएगा। अगर मेन मेमोरी 1 GB का निकला तो मेन मेमोरी एड्रेस 30 बिट्स का हुआ, बराबर ना, 2 रेस टू 30 1 GB। तो इस पे फोकस करो, मेन मेमोरी का साइज निकालो। लिखा है साइज ऑफ मेन मेमोरी इज 4K ब्लॉक्स, 4K ब्लॉक्स। साइज ऑफ कैश इज 128 ब्लॉक्स, ब्लॉक साइज इज 16 वर्ड्स। अरे भाई हो गया ना, आंसर मिल गया। Size of main memory is 4K blocks. Each block is of 16. 4K into 16 is 64K. If size of main memory is 64K, that means 64K is 2 raised to 16. Main memory address is 16 bits. है क्या? हाँ, 16 bits. Clear? ये था वो, मैंने बना के रखा है इधर आंसर, क्योंकि ये बहुत लंबा है। हो सकते करते वक्त मेरे से कुछ एरर हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इनसे बोला टीचर भी इंसान है, छोटा एक ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकता है, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा इसको वापस करने के लिए। अगर मेरे से एरर हुआ तो मैं इसी को एक्सपांड कर दूंगा, नहीं तो मैं आपके सामने बनाने वाला हूं। ठीक है, वो इतना छोटा है कि मेरे को भी नहीं दिखेगा, वो एक्सपांड करने पे दिखेगा। ये मैंने इसका ढांचा बना के रख दिया है, एक मिनट। ढांचा इसका बना के रख दिया है, क्यों? क्योंकि ये बनाने में भी टाइम लगता था, मेरे को आपका टाइम बचाना है। वी आर डूइंग दिस वीडियो 2 days before the exam for students who last minute want a solution of last year's paper. तो टाइम इज ऑफ द एसेंस हियर, इसके लिए मैंने ये बना के रखा है। ये क्वेश्चन क्या है? कंसिडर फॉलोइंग रेफरेंस ऑफ स्ट्रिंग पेजेस मेड बाय अ प्रोसेसर। ये पेज नंबर्स दिए हैं, क्या क्वेश्चन है, 25 पेज रेफरेंसेस बोले हैं। मैं 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मगर इतना लंबा क्वेश्चन कभी नहीं देखा है। 6 रेफरेंस बोलो, 10 रेफरेंस बोलो, 15 रेफरेंस बोलो, जो वो कर सकते हैं वो 25 भी कर सकते हैं। देन यू आर जस्ट एक्सटेंडिंग द क्वेश्चन टू मेक इट लेंथी फॉर द स्टूडेंट। इट्स नॉट एनी मोर डिफिकल्ट, इट्स जस्ट लेंथी। तो ये है 25 पेज रेफरेंसेस, ये है 4 फ्रेम्स। एक एक करके पेजेस हम फ्रेम्स में डालेंगे, जब फ्रेम्स फुल होंगे तब रिप्लेसमेंट काम आएगा। 4 रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होते हैं मेनली, फीफो, एलआरयू, एलएफयू, ऑप्टिमल। इन्होंने बोला अज्यूम द नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स एलोकेटेड इन द मेमोरी इज 4 पेज फ्रेम्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स? हिट्स नहीं पूछा है, हाँ, पेज फॉल्ट्स पूछा है। सब करेक्ट करके गलत आंसर मत लिख देना, पेज फॉल्ट्स पूछा है। जनरेटेड यूजिंग एलआरयू एल्गोरिथम। चालू करते हैं। पेज नंबर 4 आ गया, खाली था। 7 चाहिए, 4 तो है। 7, 4 को क्यों रिप्लेस करेगा, बाकी का खाली है ना, पूरा क्लास खाली है, मेरे ऊपर क्यों बैठ रहे हो, बाजू में बैठो। 4 उधर है, ये 7 इधर आएगा। दिख रहा है आपको ये पार्ट, ये नीचे का पार्ट दिख रहा है ना? 4 इधर है, 5 इधर है, 7 इधर है, 5 इधर आ जाएगा। 7 चाहिए, 4 7 5, इसको बोलते हैं हिट। जब मैं क्लास में ये पढ़ाता हूं मैं बच्चों को क्लियरली बोलता हूं, जब हिट मिला उधर ही लिख दो। ऐसे नहीं पूरा सम खत्म करने के बाद देखो किसमें हिट था, दिखेगा ही नहीं, दिखता नहीं है, फिर उसमें पक्का मिस्टेक होएगा। जब हिट मिला उधर ही नीचे लिख दो हिट है। अभी 6 चाहिए, तो 4 7 5 6 इधर आएगा। रुको एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, जो बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं उनको भी दिखना चाहिए। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, हाँ चलो इतना काफी है। ठीक है, आई होप इट्स मेड अ डिफरेंस। चलो अभी चाहिए 7, वापस 7 मौजूद है। 4 7 5 6, दिस इज ऑल्सो अ हिट। अब चाहिए 10, तो 10 नहीं है, अब रिप्लेसमेंट चालू होएगा। एलआरयू क्या बोलता है, लीस्ट रिसेंटली यूज, जो सबसे रिसेंटली यूज हुआ उसको रखो, जो बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ उसको निकालो। तो कैसे समझ में आएगा? जो मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, बोलो व्हाट इज द ट्रिक पीछे जंप मारने का।
फोर्थ डिस्टिंक्ट पेज लेने का, वो कैच है, डिस्टिंक्ट लेने का, जो रिपीट हो रहा है उसको दो बार नहीं गिनने का, फोर्थ डिस्टिंक्ट पेज लेने का। तो 7 6 इसको मत गिनो, 5 इसको मत गिनो, 4 ये पेज नंबर 4 निकलेगा। तो 10 इधर आएगा, 10 7 5 6। अब 4 चाहिए, 4 चाहिए, 10 7 6 इसको नहीं गिनने का, 5 निकलेगा, 5 निकलेगा मतलब 10 7 4 6। अब 8 चाहिए, 8 चाहिए, 4 10 7 6 6 निकलेगा। तो 10 7 4 इधर 8 आ गया, मेरे को 5 चाहिए, 8 4 10 7 7 निकलेगा। तो 10 5 4 8। अब मेरे को 8 चाहिए, प्रेजेंट है, 10 5 4 8, इट्स अ हिट। अब मेरे को 6 चाहिए, 8 5 8, वापस 8 नहीं गिनने का, 8 5 4 10 10 निकलेगा। तो 6 5 4 8। अब मेरे को वापस 8 चाहिए, प्रेजेंट है, 6 5 4 8, दिस इज अ हिट। अब मेरे को 11 चाहिए, 8 6 इसको नहीं गिनने का, 5 इसको नहीं गिनने का, 4 8 6 5 4 में से 4 है जो सबसे पहले यूज हुआ है, उसको निकालो, 4 को निकालो, मतलब 6 5 11 8। अब 4 चाहिए, 11 8 6 इसको नहीं गिनो, 5 11 8 6 5 5 निकलेगा, 6 4 11 8। अब 9 चाहिए, 4 11 6 8 6 6 निकलेगा, मतलब इधर आ जाएगा 9 4 11 8। अभी 5 चाहिए, 9 4 11 8 8 निकलेगा, सो 9 4 11 यहां पे आ जाएगा 5। अब 9 चाहिए, प्रेजेंट है, हिट है, 9 4 11 5, इट्स अ हिट। अब 6 चाहिए, 6 चाहिए, 9 5 ये 9 नहीं चाहिए, 4 11 11 निकलेगा, मतलब 9 4 11 की जगह पे 6 आएगा, ये 5 उधर ही रहेगा। अब वापस 9 चाहिए, प्रेजेंट है, 9 4 6 5, इट्स अ हिट। अब 12 चाहिए, शोल्डर बहुत हर्ट कर रहे हैं, 12 चाहिए, चल 12 चाहिए, 9 6 9 को वापस मत गिरो, 5 4 4 निकलेगा, सो 4 निकलेगा, मतलब 9 12 6 5। अब 4 चाहिए, 12 9 6 इसको नहीं गिनेगा, 5 12 9 6 5 5 निकलेगा, सो 9 12 6 4। अब 7 चाहिए, 4 12 6 9 9 निकलेगा, 4 12 9 6 6 निकलेगा, 6 निकलेगा, मतलब 9 12 7 4। अब 5 चाहिए, 7 4 12 9 9 निकलेगा, सो 5 12 7 4 7 चाहिए, हिट है, 5 12 7 4 हिट, 1 2 3 4 5 6 7 7 हिट्स। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 है, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 7 हिट्स है, मतलब 18 पेज फॉल्ट्स है, 18 पेज फॉल्ट्स। लुक एट दिस। आप सब प्लीज कमेंट करके बताना मुझे कितना टाइम लगा ये सम सॉल्व करने में, और मुझे इतना टाइम लगा, आपको भी इतना या इससे ही थोड़ा कम या ज्यादा लगेगा। तो जैसे मैंने कहा, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते, मेरा एक अंदाजा है फ्रॉम नॉर्मल सेंस कि ये 4 से 5 मिनट लगे, शायद ज्यादा भी लगा हो। क्या छोड़ोगे ये क्वेश्चन? चांस ही नहीं है। हमको मालूम है हमको मार्क्स मिलने वाले हैं, छोड़ने का चांस ही नहीं है। मगर यस, हमको ये नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, टाइम जितना लगा उतना लगा, तो इसको टाइम, ये क्वेश्चन को अगर टाइम लगता है तो उससे जो क्वेश्चन जल्दी हो सकते हो जल्दी सॉल्व करो। लाइक लुक एट दिस, कम ऑन, कंसीडर द डिविजन, दिस इज अ डिविडेंड,
दिस इज द डिवाइसर, व्हाट इज द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, बच्चों का क्वेश्चन पूछा है। ये डिविडेंड है 0 1 0 0 0 0 0 8 4 2 1 16 32, मतलब ये 32 है। 32 डिवाइडेड बाय 0 1 1 0, ये तो 6 है, सबको मालूम है। 32 डिवाइडेड बाय 6, 6 into 5 is 32, 5 is the quotient, 2 is the remainder, 5 is 0 1 0 1, 2 is 0 0 1 0, 0 1 0 1 0 0 1 0, 5 and 2. Are you clear? Which one of the following is a drawback of programmed and interrupt driven IO? Programmed IO क्या करता है? हर डिवाइस को चेक करता है, डेटा ट्रांसफर करना है, डेटा ट्रांसफर करना है, डेटा ट्रांसफर करना है, डेटा ट्रांसफर करना है, ये लूप में करता है। दिस इज प्रोग्राम्ड आईओ। तो इसका ड्रॉबैक है डिवाइस का स्टेटस चेक करना। इससे बेटर है इंटरप्ट आईओ। प्रोसेसर डिवाइसेस को चेक नहीं करता है, प्रोसेसर अपना काम करता है, जिसको भी ट्रांसफर करना है इंटरप्ट करो। मगर इंटरप्ट के बाद आईएसआर तो प्रोसेसर को ही करना है, तो आईएसआर के इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर ही करेगा। तो इंटरप्ट का ड्रॉबैक है, आईएसआर प्रोसेसर को करना पड़ता है। उससे भी बचना है तो डीएमए लो, जिसमें प्रोसेसर डीएमए को बोलते हैं जाओ भाई ट्रांसफर करो, प्रोसेसर फ्री, डीएमए विल डू द ट्रांसफर। समझा? सो following the drawback of programmed IO and interrupt IO, processor is tied up in managing IO transfer. This is the drawback of programmed IO. A number of instructions are required, must be executed for each ISR, for IO transfer जो ISR में हम करते हैं. This is the drawback of interrupt IO. So this is the answer. बाकी के भी पढ़ लेते हैं. A more efficient technique is to use daisy chaining. कुछ भी ये बार बार बहुत पेपर्स में ये बोला हुआ है कि बस बच्चों को डराने के लिए ये वर्ड यूज कर रहे हैं. What is daisy chaining? जो आईपीएल में होता है, हर टीम दूसरे टीम के साथ खेलती है. That is called daisy chaining, which provides an in effect hardware pole. Yes, daisy chaining provides hardware pole, correct, but that's not the drawback of this. And interrupt driven IO की तो बात ही नहीं हुई है इधर. When the processor detects an interrupt, it branches to an interrupt. So ये programmed IO का बात कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, और ये इंटरप्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी का भी ड्रॉबैक नहीं बोला है. क्वेश्चन इज विच इज द ड्रॉबैक? द फर्स्ट वन इज द बेस्ट आंसर सो फार. A more efficient technique is not to use daisy chain, which provides an in effect a hardware pole. इसी सेंटेंस में नॉट यूज कर दिया है, कुछ नहीं. द करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि ये दोनों का ड्रॉबैक बताता है. प्रोग्राम्ड आईओ का ड्रॉबैक है प्रोसेसर वेस्ट टाइम इन चेकिंग ऑल डिवाइसेस, एंड इंटरप्ट आईओ का ड्रॉबैक है प्रोसेसर वेस्ट टाइम इन डूइंग द आईएसआर, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द आईएसआर. सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. Following sequence of instructions executed in 8085 microprocessor. Okay. The contents of stack pointer SP and HL pair to complete the execution of these instructions. But SP and HL का value बताना है after this instruction is over. चलो 1000 पे ये instruction है SP 27FF. 1003 पे call है, जब call होता है we push the address of next instruction. What is the address of next instruction? 1006. So push 1006 in the stack. तो ये stack है, SP was 27FF, इधर गार्बेज था, इधर आ गया 10, इधर आ गया 06, SP इधर पॉइंट कर रहा है, विच इज दिस एड्रेस -2. ठीक है. अब 1006 ये ही इंस्ट्रक्शन है, इधर लिखा है पॉप एच, मतलब आईएसआर में जाते ही, सबरूटीन में जाते ही हम क्या कर रहे हैं, पॉप एच, मतलब इसको निकाल के एचएल पेयर में डाल दिया. तो एचएल पेयर में आ गया 1006. जब ये पॉप हो गया है मतलब एसपी इज बैक टू 27FF. क्वेश्चन खत्म, इधर प्रोग्राम खत्म हो गया. व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एसपी एंड एचएल? SP is 27FF, HL is 1006. SP is 27FF, HL is 1003. Wrong. SP is 27FD. Wrong. SP is 27FF, HL is 1006. Correct answer. Option number C is the correct answer. Clear? 8085 माइक्रोप्रोसेसर पे हम अपने ESE कोर्स में 10 फुल लेक्चर्स लेते हैं एंड 1 ऑफ रिवीजन. पूरा 8085 कराते हैं. मैंने एक एक इंस्ट्रक्शन, 74 इंस्ट्रक्शन है, जो मेरे बच्चे जो बैठे हो लेक्चर याद है, 74 ऑफ 74 हर इंस्ट्रक्शन पढ़ाया है, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं. सारे 10 पढ़ के जाने का कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा मत पढ़ो. आ तो कोई भी इंस्ट्रक्शन सकते हैं. यस, और उसमें भी बताया LD ST बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर आना को तो कोई भी इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं. वो पढ़ा है, पूरा आर्किटेक्चर पढ़ा है, प्रोग्रामिंग पढ़ा है, मेरे ख्याल से कुछ 15-16 प्रोग्राम कराए हैं पिछले
8-10 पेपर के सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि मेन पेपर में 20-20 मार्क के प्रोग्राम आते हैं। 20 मार्क का प्रोग्राम का साइज ये होता है। और वो भी ऐसे नहीं कि 10 लाइन का पूरा पैराग्राफ लिखना है, एक एक वर्ड, एक एक इंस्ट्रक्शन, एक एक वर्ड होता है। अगर साथ में जोड़ के लिख दो तो 3 लाइन में खत्म हो जाए, और उसके 20 मार्क मिलते हैं। सोचो कितना टाइम बचता है बाकी का पेपर करने को। और देयर आर सम पेपर्स जिसमें मैंने 2 प्रोग्राम्स देखे हैं, दैट्स लाइक फैंटास्टिक। चलो, the total number of memory accesses involved when 8085 processor executes LDA 2003, ये है हमारा इंस्ट्रक्शन LDA, मतलब उसका ऑपकोड 0320, मालूम है ना, लिटिल इंडियन रूल से स्टोर होता है। तो ये है हमारा इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी में स्टोर्ड है, और इसमें होता क्या है, 2003 का डेटा ए में आएगा। ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8085। पहले ये करेगा ऑपकोड फेच, टाइमिंग डायग्राम्स याद है, करेगा मेमोरी रीड, करेगा मेमोरी रीड, फिर प्रोस को मिल गया पूरा इंस्ट्रक्शन LDA 2003। अब क्या करेगा, ए हैज टू गेट द डेटा ऑफ 2003, वो भी तो उसको लाना है, तो वो लाने के लिए लगेगा और एक मेमोरी रीड। 1 2 3 4 4 मेमोरी एक्सेस आर रिक्वायर्ड। आर यू क्लियर? ये लास्ट है, हाँ लास्ट। और एक है, चलो चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। For an 8085 microprocessor, the following program is executed. ठीक है, ये प्रोग्राम है। At the end of the program, accumulator contains what? What is A at the end of the program? A is 5, B is 5. ये एक लूप है। Add B, तो A हो गया 5 + 5 10, 10 मतलब 0A, बराबर ना, हेक्साडेसिमल। डिक्रीमेंट B, मतलब B हो गया 04। जंप इफ नॉट 0, जब तक नॉट 0 होता है तब तक लूप करो, तो नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएगा। एड बी, इसी पे बी ऐड होएगा, तो A + 4, A इज 10, 10 + 4 इज 14, 14 मतलब E, बराबर ना, A के ऊपर 4 ऐड करो, B C D E, तो A हो गया 0E, B हो गया 03। नेक्स्ट टाइम E पे 3 ऐड करो, E + 1 F + 1 1 0, बराबर ना, F के बाद 1 0 आता है, +1 1 1, मतलब 1 1 हुआ, और ये हो गया 2। नेक्स्ट साइकिल 1 1 पे 2 ऐड करो, 1 1 + 1 1 2 + 1 1 3 1 3 होएगा, 1 3, और ये होएगा 1। अभी भी 0 नहीं हुआ है, ऊपर जाओ। अब 1 3 पे 1 ऐड होएगा तो 1 4 होएगा, B 0 होएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, क्यों बोला है, जंप इफ नॉट 0। तो इस वक्त A में है 1 4, खत्म नहीं हुआ है। Add immediately 0 3, 1 4 + 3 means 1 7, अब खत्म हुआ। The value of A at the end of the program is 1 7. Option A. Are you clear? Which one of the following opcodes is used if the contents of the accumulator are logically ANDed with an 8-bit data and the result is placed in the accumulator? Accumulator and 8-bit data result in A. The instruction is AND immediately, क्योंकि data is there in the instruction ANI, इसीलिए सारे instructions कराए हैं। 74 कर रहा है, एक भी ऑप्शन में नहीं छोड़ा। दैट्स नॉट मी, आई डोंट लीव थिंग्स टू अ चांस। इसलिए 40 लेक्चर लगते हैं कि बच्चे को ऐसे प्रिपेयर करके जाओ कि नॉलेज के साथ गुरु का फुल आशीर्वाद है, यस मस्त मार्क्स मिलने चाहिए, एंड नॉलेज फुली मिलने चाहिए, रटने से नहीं। एज एन एडवाइस ऑलवेज आई से फॉलो द राइट टीचर्स। कोई कुछ भी पढ़ा रहा है बस बैठ के सुने, गलत नॉलेज से बेटर है वो सुने ही नहीं लेक्चर। गलत गलत चीज लोग बोलते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं। एनीवे, चलो उसकी बात नहीं करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, आई होप यू ऑल एंजॉयड लर्निंग दिस। वो बच्चे जिनका एग्जाम 2 दिन में है उनके लिए भी यूजफुल है। जो बच्चे ये देख के इंस्पायर हुए कि हाँ यार, ये तो मुझे सब समझ में आया, मैं भी बन सकती हूँ IAS ऑफिसर। हाँ, ये ESC एग्जाम देने से होता क्या है, आप ग्रेड ए ऑफिसर बनते हो, ग्रेड ए ऑफिसर इन द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ द करंट रेजीम। यू अंडरस्टैंड व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। आज ही चिनाब ब्रिज का लॉन्च हुआ, उसमें इंजीनियर्स लगते हैं, वो इंजीनियर्स आप बनोगे, वो भी डायरेक्टली हाई पोस्ट पे, अगर ये एग्जाम क्लियर किया। समझ में, खाली उधर नहीं, DRDO एटसेट्रा, कितने जितने भी इंडिया गवर्नमेंट PSUs, गवर्नमेंट कंपनीज है,
उनमें जो गवर्नमेंट जॉब्स लगते हैं, नॉट जस्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट कंपनीज, जो पार्टनरशिप कंपनीज होती है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स गो एंड होल्ड बिग पोस्ट, वो सब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलती है। अगर आपका करियर स्टार्ट होते विद अ क्लास ए ऑफिसर, यू कैन अंडरस्टैंड 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप किधर पहुंचोगे। समझ में आया? You understand the number of opportunities that open up for you if you give this exam right. My father was a customs officer. My mother was a government school teacher. Both parents government officers. मैंने देखा है जो perks मिलते हैं, जो रुतबा होता है, जो फैसिलिटीज होती है, जो इतने एजुकेशन हो, मेडिकल हो, ट्रांसपोर्ट हो, हर चीज में बेनिफिट्स मिलते हैं, बस बस घर मिलते रहने को, एटसेट्रा। और वो चीज पॉसिबल है when you become a high ranking government officer. This exam gives your career such a start that you begin as a class A officer, जिसका equivalent होता है IAS and IPS। अब समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो बच्चे ये देख के अगले साल या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यू मे बी इन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। माइक्रो प्रोसेसर सबको है, तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली यूट्यूब में घूमेगा फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु हैव सीओए एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। तो उनके लिए बोल रहा हूं, देखो कितने इजी थे ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ये मेरा सब्जेक्ट है, बाकी के सब्जेक्ट का आप देखो, वो तो वो सब्जेक्ट के टीचर्स बता पाएंगे। अन अकेडमी में हम पूरा कोर्स डिटेल में पढ़ाते हैं। ईएससी के लिए मेंस वालों के लिए एक बैच स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्द, और नेक्स्ट ईयर के ईएससी के लिए 27 जून से नया बैच चालू हो रहा है। होप टू सी यू देयर। मैं पढ़ाऊंगा आपको सीओए, दैट इज कंप्यूटर साइंस, वो बोलते हैं कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट, एंड जो ईई और ईएससी ईसीई स्टूडेंट्स के लिए होता है, एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। ये पूरा डोमेन जिसके आज सारे क्वेश्चन आए थे वो मेरा है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, होप टू सी यू देयर, विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर एग्जाम।